हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें 25 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बार-बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन कहता है, विजय घाट किस राष्ट्रीय नेता का स्मारक है? दोस्तों, विजय घाट एक किस राष्ट्रीय नेता का स्मारक है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, विजय घाट एक स्मारक है और किस राष्ट्रीय नेता का है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बताएंगे आप लोग, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की स्मारक है। कलर चेंज कर लेते हैं एक। हाँ, थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स में जानेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में भी समझेंगे। तो कहता है, दिल्ली के विजय घाट भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। विजय घाट का नाम 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में भारत की जीत के नाम पर रखा गया था। याद रखेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में जानेंगे। ये देखते हैं कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि विजय घाट जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी समाधि के बारे में। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो स्मारक है, उसकी समाधि, उसको वीर भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर भूमि। उसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह की समाधि को कहा जाता है एकता स्थल। क्या है? एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जेल सिंह की समाधि है। आगे जानेंगे, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है उसे किसान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान घाट। आगे है चैतराम भूमि। चैतराम भूमि जो है वो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। उसके बाद है उदय भूमि। उदय भूमि जो KR नारायण की समाधि स्थल है। उसके बाद है अभय घाट। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। उसके बाद है कर्म भूमि। कर्म भूमि शंकर दयाल की समाधि स्थल है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्मारक स्थल। राष्ट्रीय स्मारक स्थल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है। और अंतिम है हमारा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्मारक है, याद रखेंगे दोस्तों। एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन से ए 1982 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1996 में। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे डिटेल्स में जानेंगे। आगे कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भारत के संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। इसे संविधान के आर्टिकल 253 के तहत पारित किया गया था और यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, याद रखेंगे। और इस अधिनियम के उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था, याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और की पॉइंट्स है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 भारत के संसद का अधिनियम है, भोपाल गैस ट्रेजेडी या फिर भोपाल आपदा के मद्देनज़र भारत सरकार ने संविधान के आर्टिकल 253, आर्टिकल याद रखेंगे 253 के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। मार्च 1986 में पारित होकर यह 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। डेट्स याद रखेंगे। इसमें जो है 26 धारा और 4 अध्याय है। क्या है? और 1986 में अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कभी भी संशोधन नहीं किया गया था, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ याद रखने लायक की बातें हैं, जैसे कि अधिनियम का जो उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है, वे मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और मानव अन्य जीवित प्राणियों जैसे पौधों और संपत्ति के खतरों की रोकथाम से संबंधित है।
अधिनियम एक परीक्षण कानून है जिसे केंद्र सरकार के लिए पिछले कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय पर राज्य और प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम। ठीक है ना दोस्तों, पर्यावरण अधिनियम संरक्षण से याद रखेंगे ये सारी बातें। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए थे वो कौन कौन से थे। जैसे कि पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखेंगे 1972 में किया गया था। अगला क्या आता है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। अगला क्या आता है, जैविक विविधता अधिनियम, ये कब किया गया था, तो 2002 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे है पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम, ये कब किया गया था, तो 1999 में किया गया था। और अगला है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ये है 2016 में किया गया था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से और भारत के महत्वपूर्ण अधिनियम जो लागू किए गए थे। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आगा खान कप जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए गोल्फ से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी हॉकी से, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन से। तो दोस्तों जिस तरह से पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो आगा खान कप है वो संबंध रखता है हॉकी खेल से। क्या है, हॉकी खेल से संबंध रखता है आगा खान कप। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, हॉकी कप, हॉकी खेल। आगे डिटेल्स में जानेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। हॉकी से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफियां हैं, जैसे कि सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी हॉकी से संबंध रखता है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी हॉकी से संबंध रखता है। और स्टैनली कप, ये भी हॉकी से ही संबंध रखता है। क्रिकेट से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां हैं, जैसे कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ये क्रिकेट से संबंध रखता है। एशिया कप, ये भी क्रिकेट से ही संबंध रखता है। ईरानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंध रखता है। और रणजी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही संबंध रखता है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट है मेजर लॉन टेनिस ट्रॉफियां। लॉन टेनिस से कौन से कप संबंध रखते हैं, पूछा जाएगा। डेविस कप किससे संबंध रखता है, तो लॉन टेनिस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी लॉन टेनिस से। और फ्रेंच ओपन, ये भी लॉन टेनिस से संबंध रखता है, याद रखेंगे। और फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट है, जैसे कि UEFA चैंपियंस लीग, ये है फुटबॉल से संबंधित। सुब्रतो कप, ये फुटबॉल से संबंध रखता है। और संतोष ट्रॉफी, याद रखेंगे फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं। ये सभी के सभी खेल और उसके कप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिटेल्स में रख दिया है, आप एग्जाम से पहले देख लेना। आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज़न पॉइंट्स एक है। कन्फ्यूज़न पॉइंट्स क्या कहता है, आगा खान कप जो है वो हॉकी खेल से संबंध रखता है, लेकिन जबकि आगा खान गोल्ड कप ये फुटबॉल से संबंध रखता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आगा खान कप से एक हॉकी है, एक फुटबॉल से है। तो एग्ज़ाम में क्लियर करके जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करेंगे, याद रखेंगे एग्जाम पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित किया था, किसने किया था, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट किया जा चुका है, तो यही बताना है आपको। आपके ऑप्शन से ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों वो दिल्ली सुल्तान कौन था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली सुल्तान में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली थी। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में देवगिरी के केंद्र में और अधिक स्थानांतरित कर दी थी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था, याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का आदमी के रूप में जाना जाता है और इसे मध्यकालीन भारत के सबसे 48 सुल्तानों में से एक कहा जा सकता है, याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट्स में कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को सफल किया और भारत में पड़े राज्य को मध्य एशिया में विस्तारित किया था। वो एक केंद्रीय पूंजी के विचार और एक मामूली टोकन मुद्रा के साथ प्रयोगों के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। और दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, एक कृषि विभाग था, याद रखेंगे। यह भी पूछा जाता है दीवान ए अमीर को ही किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं,
आगे जानते हैं उनकी 5 विनाशकारी परियोजनाओं के बारे में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जैसे कि 2 आब में कराधान मोहम्मद बिन तुगलक का था। राजधानी का स्थानांतरण ये किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। खुरासान अभियान किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कराची अभियान किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और टोकन मुद्रा का परिचय किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला पॉइंट है, तुर्की के एक गुलाम तगही के खिलाफ सिंध में लड़ते हुए थाटा में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। आगे कुछ ऑप्शंस में थे, उसके बारे में भी कुछ जान लेंगे। एग्जाम्स में कोई भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस में था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन है, जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना। गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पॉइंट जाने, वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है, वह एक महान बिल्डर थे जिन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार के रूप में जाना जाने वाला राजसी 238 फीट ऊंचे पत्थर के टावर का निर्माण किया था। किसने? तो ऐबक ने। याद रखेंगे। उसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब वह पोलो खेल रहा था। याद रखेंगे, पोलो खेलते हुए उसकी मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। वह घोड़े से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें। अगला ऑप्शंस में था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन था, जान लेंगे इसके बारे में। इल्तुतमिश वह दास का दास था, दास का दास के रूप में जाना जाता है। कौन? इल्तुतमिश। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उत्तराधिकारी था। उन्होंने नियमित मुद्रा के रूप में चांदी का टाका और तांबे का जत्था लॉन्च किया था। इल्तुतमिश ने इकतारी की प्रणाली शुरुआत की थी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। इकतारी प्रणाली किसने शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, चहलगानी या चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था और वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखेंगे, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की, जो कि था ऑप्शंस में फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? ये हमारा क्वेश्चंस का राइट आंसर था, जो दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ? दौलताबाद। वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का तीसरा शासक था। उन्होंने सभी गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था और ब्राह्मणों और भिखारियों को भी छूट नहीं दी, जैसा कि उनके पूर्ववर्तियों ने किया था। उन्होंने फिरोज शाह कोटला, यानी कोटला का अर्थ है किला, का निर्माण किया था। दिल्ली को दानों, नहरों, शिकार, आवासों के साथ बनाया और कुतुब मीनार, हौज खास, शाही टैंक और सूरजकुंड जैसे सूर्य की झील की मरम्मत की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक को नहरों के विकास के लिए जाना जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस में। हमारा ऑप्शंस खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब यहाँ तक। आगे अगले क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस। तमस किसने लिखा था? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है, बार बार रिपीट भी किया जाता है। तो तमस किसने लिखा है? आपके ऑप्शन से ए यशपाल ने, ऑप्शन बी नागेंद्र ने, ऑप्शन सी भीष्म साहनी ने, या फिर ऑप्शन डी त्रिलोचन ने। दोस्तों, जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस जो है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था भीष्म साहनी ने। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। भीष्म साहनी जो हिंदी भाषा के एक भारतीय लेखक थे, उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस के लिए उन्हें जाना जाता है। तमस जो है 1947 के भारतीय विभाजन के दंगों पर आधारित एक उपन्यास है, जिसे उन्होंने रावलपिंडी में देखा था। ठीक है ना दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, फ्लाइट मोड कर लेते, नहीं तो किसी का कॉल भी आ सकता है। आगे तमस ने साहित्य के लिए 1975 साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था और तमस को बाद में 1987 में गोविंद निहलानी द्वारा एक टेलीविज़न फिल्म में बनाया गया था। याद रखेंगे, तमस पिक्चर, जिसमें ओमपुरी उनके निर्माता थे। मुख्य क्या बोलते हैं उसको? हीरो का रोल करते थे, अभिनेता, मुख्य अभिनेता। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट्स में क्या था? भीष्म साहनी को 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इंडिया पोस्ट ने 2017 में साहनी को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। याद रखेंगे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भीष्म साहनी के, जो कि इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखा है। क्या क्या है? झरोखे किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने। कादियान, ये भी भीष्म साहनी ने लिखा है। बसंती, ये भी भीष्म साहनी ने लिखा है। और कुंतो, ये भी भीष्म साहनी ने लिखा है। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है ये सब।
आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में थे उसके बारे में जान लेंगे। जैसे कि ऑप्शंस में था यशपाल, यशपाल के उल्लेखनीय कार्य कुछ हैं, जैसे कि झूठा सच किसने लिखा था, यशपाल ने। मेरी तेरी उसकी बात, ये भी किसने लिखा था, यशपाल ने। और पिंजरे की उड़ान यशपाल ने लिखा था। अगला है नागेंद्र, विचार और विवेचन नागेंद्र ने लिखा है, विचार और विश्लेषण नागेंद्र ने लिखा है। अरस्तु का काव्य शास्त्र नागेंद्र ने लिखा है, और अनुसंधान और आलोचना यह भी नागेंद्र ने लिखा है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइडर कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जेईई में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन से ए गोल्फ से, ऑप्शन बी टेबल टेनिस से, ऑप्शन सी क्रिकेट से, या फिर ऑप्शन डी हॉकी से। दोस्तों राइडर कप इंपॉर्टेंट कप है और किस खेल से संबंधित है, तो ये है गोल्फ से संबंधित। किससे है, गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइडर कप जो संबंध रखता है वो गोल्फ खेल से संबंध रखता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, आगे डिटेल्स में जानेंगे। संकल्पना, जैसे कि विभिन्न खेल और संबंधित कप, जैसे कि गोल्फ, गोल्फ के लिए कौन कौन से कप है, तो राइडर कप है, वॉकर कप है, कनाडा कप है, आइजनवार कप है और आदि कप है। याद रखेंगे, गोल्फ से ये रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे फुटबॉल से भी पूछे जाते हैं कप, जैसे कि सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंध रखता है, डुरंड कप फुटबॉल से संबंध रखता है, संतोष कप अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, फुटबॉल से संबंध रखता है, फीफा विश्व कप ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है, और ला लीगा कप ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है। याद रखेंगे सारे कप्स और इसके खेल से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें। अगला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है और भी कुछ खेल, जैसे कि बैडमिंटन के बारे में जानेंगे। थॉमस कप जो बैडमिंटन से संबंध रखता है, उबेर कप बैडमिंटन से है, यूरोपीय कप बैडमिंटन के है, मलेशिया कप बैडमिंटन की है, और हरेला कप ये भी बैडमिंटन की है। याद रखेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड ये सारे के सारे कप्स। आगे चलते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल में कहता है फीबा बास्केटबॉल विश्व कप ये बास्केटबॉल से संबंध रखता है, यूरो बास्केट ये भी बास्केटबॉल से संबंध रखता है, और NBA ये भी बास्केटबॉल से ही संबंध रखता है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला खेल है हॉकी, हॉकी से जैसे कि नेहरू कप हॉकी से संबंध रखता है, सुल्तान अजलान शाह कप ये भी हॉकी से संबंध रखता है, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से संबंध रखता है। उसके बाद और एक है इंपॉर्टेंट, जैसे मेजर ध्यानचंद कप ये भी हॉकी से ही संबंध रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे याद रखेंगे। अगला है क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड सारे कप्स आपको याद ही होंगे। ICC क्रिकेट विश्व कप ये भी संबंध रखता है क्रिकेट से, ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध रखता है, T20 विश्व कप T20 वर्ल्ड कप जो होता है वो क्रिकेट से ही संबंध रखता है, SS श्रृंखला ये भी क्रिकेट से ही संबंध रखता है, और एशिया कप ये क्रिकेट से संबंध रखता है। याद रखेंगे सारे के सारे कप्स और इससे रिलेटेड उसके गेम्स। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, रट लेंगे एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेलूर मठ कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। बेलूर मठ जो कि कहाँ है, NTPC में पूछा गया है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में है, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में है। दोस्तों बेलूर मठ ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेलूर मठ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आगे डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में कहता है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर नामक क्षेत्र में स्थित है। याद रखेंगे मुख्यालय का पूरा परिसर बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। हुगली जो कि गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 41 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह स्थान कोलकाता से 1 घंटे की दूरी पर है। याद रखेंगे कहाँ, बेलूर मठ। याद रखेंगे। आगे कुछ पॉइंट्स में कहते हैं बेलूर 2 अलग अलग जगहों पर स्थित है और दोनों ही जगहों पर यह अलग अलग नदियों के किनारे बसा हुआ है बेलूर मठ। याद रखेंगे बेलूर एक कर्नाटक में है और यह यागाची नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि बेलूर मठ जो कर्नाटक में है किस नदी के तट पर है, यागाची नदी के। यह हसन जिले में और हसन से करीब 40 किलोमीटर दूर है। बेलूर एक कर्नाटक में है और दूसरा बेलूर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ये हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है और ये लीलुआ और बल्ली के बीच में स्थित है हुगली नदी। याद रखेंगे बेलूर पश्चिम बंगाल का। याद रखेंगे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे जानेंगे बेलूर कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जानकारी। बेलूर जो होयसल की पूर्ववर्ती राजधानी थी। बेलूर चेन्नई केशव मंदिर के लिए जाना जाता है और यह मंदिर होयसल कारीगर का बेहतरीन उदाहरण है। बेलूर की समुद्र तल से ऊंचाई जो 979 मीटर है। बेलूर के पास हसन जंक्शन और
चिकमंगलुरु जो रेलवे स्टेशन है बेलूर के पास मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेलूर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जो नेशनल हाईवे 373 और राष्ट्रीय राजमार्ग 57 SH110 और सभी के सभी जुड़े हुए हैं बेलूर से। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है बेलूर पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि बेलूर मठ के लिए जाना जाता है और यह रामकृष्ण मिशन का एक वैश्विक मुख्यालय है। याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन पूछा जाता है। बेलूर मठ की वास्तुकला में हिंदू, ईसाई और इस्लामी तत्वों का एक मिश्रण है। याद रखेंगे, बेलूर मठ से रिलेटेड पश्चिम बंगाल से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए एडवर्ड प्रिस्टली ने, ऑप्शन बी विंट सर्फ ने, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन ने। तो दोस्तों तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित चालित का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, आगे जानते हैं विद्युत के चालक या तड़ित चालक का आविष्कार 1749 में पेंसिल्वेनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। आगे थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। विद्युत के चालक या तड़ित चालक का आविष्कार 1749 में पेंसिल्वेनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। यह एक धातु की छड़ी होती है जो घरों पर लगाई गई है और उन्हें विद्युत से बचाती है। याद रखेंगे, अगर विद्युत घर पर गिरती है तो यह घर से गुजरने के बजाय तार के माध्यम से अधिमानतः रोड पर गिरेगी और तार के माध्यम से भूमि में इसे वापस भेज दिया जाएगा जहां इससे आग लग सकती है। यह विद्युत उत्पन्न हो सकती है और लाइटनिंग रोड्स और को फाइनल एयर टर्मिनल या फिर स्ट्राइक टर्मिनेशन डिवाइस भी कहा जाता है। याद रखेंगे, विद्युत चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मुंतखब उत तवारीख पुस्तक भारत में इस्लामी शासन का इतिहास है जो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी बदायूनी के द्वारा लिखी गई है, या फिर ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मुंतखब तवारीख पुस्तक भारत में जो इस्लामी शासन का इतिहास है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है बदायूनी के द्वारा। किसके? बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। डिटेल्स में जानेंगे कैसे, इससे डिटेल्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे ऑप्शंस में देखेंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब तवारीख नामक 3 खंडों का ग्रंथ लिखा था। इसे गजनवियों से लेकर अकबर तक भारत में मुस्लिम शासन का एक व्यापक विवरण माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। अब जानेंगे मुंतखब तवारीख, जैसे भारत में मुसलमानों का एक सामान्य इतिहास है जो सबुक्तगीन से 1595 तक है, जो 1590 में शुरू हुआ था और उसके बाद सिखों, विद्वानों, चिकित्सकों और कवियों की जीवनी है। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस इतिहास को 1590 के पहली 6 माही में लिखना शुरू किया और यह पुस्तक अक्टूबर 1595 तक पूरी हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, बदायूनी के द्वारा। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे जो कि ऑप्शंस में थे, जैसे अबुल फजल कौन था? तो वह अकबरनामा के लेखक थे। क्या थे? अकबरनामा के, सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। अबुल फजल जो अकबरनामा के लेखक थे, तीनों खंडों में अकबर के शासन का आधिकारिक इतिहास, तीसरा खंड जैसे कि आईन ए अकबरी के रूप में जाना जाता है और बाइबिल का फारसी में अनुवाद किया गया था। वह अकबर के शाही दरबार के 9 रत्नों में से, जैसे हिंदी 9 रत्न है में से एक था और सम्राट अकबर के कवि पुरस्कार विजेता फैजी के भाई थे। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस में अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो कहता है अमीर खुसरो एक शानदार शास्त्रीय कवि थे जो 7 से अधिक दिल्ली सल्तनत के राजाओं के शाही दरबार से जुड़े हुए थे। अमीर खुसरो, उन्हें भारत का तोता, जैसे तूती ए हिंद कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत का तोता भी, और खुसरो को कव्वाली का जनक भी माना जाता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कव्वाली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस में। जियाउद्दीन बर्नी, ये कौन था? तो वे दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। बर्नी की 2 सबसे प्रसिद्ध रचनाएं तारिक ए फिरोज शाही और फतवा ए जहानदारी। ठीक है ना दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, एग्जाम्स में कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सीजीएल में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, याद रखने लायक है।
आगे ऑप्शंस में है ए 1965 से, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1957 में या फिर ऑप्शन डी 1982 में। दोस्तों रायमन मैग्सेसे पुरस्कार जो किस वर्ष में स्थापित किया गया था, वो है 1957 में। क्या है? 1957। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1957 में स्थापित किया गया था। डिटेल्स में जानेंगे। सही उत्तर इसका 1957 है। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आचार्य विनोबा भावे। याद रखेंगे, ये नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए। आचार्य विनोबा भावे रायमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें साल 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। विनोबा भावे एक समाज सुधारक थे और महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। भूदान आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। उनका मकसद भूमिहीन किसानों को जमीन मालिकों से दान के जरिए जमीन देना था। वे सर्वोदय आंदोलन के भी अग्रणी थे। याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे, ये नाम इंपॉर्टेंट है। आगे रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से जुड़ी और कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे कि यह पुरस्कार फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रायमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। क्या? रायमन मैग्सेसे की याद में। आगे इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखेंगे। और इसे पुरस्कार का चयन ये रहा। इसे पुरस्कार का चयन रायमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। अब तक 56 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है और साल 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे। और साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इस पुरस्कार को समारोह स्थगित कर दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में ये सब जुड़ी बातें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन से। और क्या कहता है 11, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है? आपके ऑप्शन से ए मृत्यु घाटी, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी मृत सागर या फिर ऑप्शन डी सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है? तो वही मृत सागर। क्या है? मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृत सागर जो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। मृत सागर एक नमक की झील है जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिमी में इजराइल और पश्चिमी तट से लगती है। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है और इसकी मुख्य सहायक नदी जॉर्डन नदी है। याद रखेंगे। झील की सतह समुद्र तल से 430 मीटर नीचे की ओर, जो उसके तटों को पृथ्वी पर सबसे कम भूमि आधारित ऊंचाई बनाती है। याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे जो ऑप्शंस में थे। मृत्यु घाटी क्या था? डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है। उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन डेजर्ट की सीमा में है। याद रखेंगे मृत्यु घाटी। यह मध्य पूर्वी और सहारा के रेगिस्तानों के साथ साथ पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है मृत्यु घाटी। ठीक है ना दोस्तों। आगे ऑप्शंस में था कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो दुनिया में पानी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है और दुनिया के कुल लैक्स्ट्रीन जल का 40 से 44% हिस्सा है। यह यूरोप और एशिया के बीच में, काकेशस के पूर्व में, मध्य एशिया के विस्तृत मैदान के पश्चिमी में, पूर्वी यूरोप में, दक्षिणी रूस के उपजाऊ मैदानों के दक्षिण में और पश्चिमी एशिया के पहाड़ी ईरानी पठार के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। और ये इसमें 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर और 78,200 किलोमीटर स्क्वायर की क्षमता शामिल है कैस्पियन सागर में। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। सुंदरवन डेल्टा आगे जानेंगे। सुंदरवन डेल्टा जो है वो सुंदरवन बंगाल के खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बनने वाले डेल्टा में से एक मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है ना दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। और यह पश्चिमी भारत के दक्षिणी 24 परगना और 24 परगना जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। और सुंदरवन में 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अर्थात सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन पश्चिम और सुंदरवन दक्षिण और सुंदरवन पूर्व वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे, जिसमें सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखने वाली बात है कि सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी नमक की झील मानी जाती है कैस्पियन सागर। ठीक है ना दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में कोई भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाने वाला है। ऑप्शंस में कहता है ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी
लक्ष्मी सहगल या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। दोस्तों सितंबर 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की और उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था। वह भारतीय के सभी वर्गों को एक साथ लाना चाहती थी। दोनों लोगों के बीच एक अनौपचारिक समझी थी जिसमें तिलक की लीग ने महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक बरार और मध्य प्रांतों में काम किया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट ने, याद रखेंगे। आगे तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, तिलक की लीग का मुख्यालय दिल्ली में था और इसकी 6 शाखाएं थी। बेसेंट की लीग यानी एनी बेसेंट की लीग में 200 शाखाएं थी, याद रखेंगे। और तिलक की तुलना में यह एक शिथिल संगठन था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों को होम रूल लीग की स्थापना में जाना जाता है, लेकिन विदेशी महिला में सबसे पहले एनी बेसेंट को ही याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दोनों लीग ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और हालांकि दोनों नेताओं के बीच में जो तानातनी से बचने के लिए उनका विलय नहीं हुआ था। ठीक है ना, याद रखेंगे होम रूल लीग से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने साल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को जो पुणे में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में है। हालांकि एनी बेसेंट ने हालांकि एनी बेसेंट ने कुछ भी समय के बाद इस आंदोलन में शामिल होकर इसके पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट्स जानेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, कुछ और खास बातें। जैसे इस आंदोलन का मकसद भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग करना था और यह आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर था। इस आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक नया ध्वज अपनाया था और इस ध्वज में ऊपरी बाएं कोने में यूनियन जैक, ऊपरी दाएं कोने में एक सितारा और अर्धचंद्र और नीचे दाएं कोने में तिरछे 7 सितारे थे। किसमें? एक झंडे में, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज अपनाया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट्स में है, कोयम्बटूर के एक मजिस्ट्रेट ने इस ध्वज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और इस रोक के बाद राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और काम पर सार्वजनिक बहस हुई थी। होम रूल आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम हिस्सा था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने लायक। आगे ऑप्शंस में जानेंगे। ऑप्शंस कहता है AJN चौधरी, ऑप्शन बी कुमार मंगलम, ऑप्शन सी CGG बेयूर या फिर ऑप्शन डी सैम मानेकशॉ। दोस्तों 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जो भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहा था वो थे सैम मानेकशॉ, जो कि विकी कौशल का मूवी आया था सैम बहादुर शाह, वही है सैम मानेकशॉ, याद रखेंगे 1971 के युद्ध में। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। जैसे कि डी सैम मानेकशॉ जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मानेकशॉ वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेना का प्रमुख भी थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आर्थिक मदद का वादा इन समझौतों को बनाने में महत्वपूर्ण था। 1971 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की 1600 से 2300 मौतें बताई गई थी, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। जैसे बांग्लादेश को भारत के सहयोग से बनाया गया था क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान ने आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की एक पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी और सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। पूर्वी पाकिस्तानी ने विद्रोह किया और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा पराजित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान से भारत में प्रवास हुआ था। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बांग्लादेश से रिलेटेड। आगे याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहां खान थे। पूर्वी पाकिस्तान में नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने जनरल टिक्का खान को जिम्मेदारी दी थी। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे बांग्लादेश से रिलेटेड। आगे बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी के बारे में जानेंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जानिए, पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया था और पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा में और दमन की शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तानी शासक यहां खान ने आवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया था और बंगबंधु शेख मुजीब रहमान भी अगुवाई में बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे बांग्लादेश के बारे में।
और 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना के मेजर जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया था। भारत ने मुक्ति वाहिनी को सैन्य सहयोग दिया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत बांग्लादेश की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है ना दोस्तों। और 16 दिसंबर 1971 को ही पूर्व पाकिस्तान ने आज़ाद होकर बांग्लादेश का नाम अपना लिया था। ठीक है ना, इस तरह से बांग्लादेश बना था। और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ था और सारी की सारी कहानी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन से। ठीक है ना, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन से ए चंदन नगर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी कटक। दोस्तों, ताजमहल की प्रतिकृति हूबहू ऐसे दिखने वाली जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वह है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में कहता है, बीबी का मकबरा जो भारत के मुगल काल के दौरान बनाया गया था, एक मकबरा है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है और बीबी का मकबरा 6वें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा 1660 में बनाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने बनाया था बीबी का मकबरा? औरंगजेब ने। कब? 1660 में। ठीक है ना, औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। ठीक है ना दोस्तों। और ताजमहल का सैद हिस्से होने के कारण बीबी का मकबरा को दक्कन के ताज के रूप में भी जाना जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में था उसके बारे में जानेंगे। कहता है चंदन नगर जो कि ऑप्शंस में था पश्चिम बंगाल राज्य का एक शहर है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। अहमदाबाद जो भारतीय राज्य गुजरात की पूर्वी राजधानी थी। और कटक जो उड़ीसा राज्य का एक शहर है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शंस में ये कुछ बातें हैं जो बताने लायक कि वो मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन से ए जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी आसाम में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। दोस्तों, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, दाचिंगम बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दाचिंगम है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है ना, आगे डिटेल्स में थोड़ा जान लेंगे। 500 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पश्चिमी हिमालय के जबरवन रेंज में स्थित है। दाचिंगम शब्द का अर्थ होता है 10 गांव और पार्क का नामकरण उन 10 गांवों की याद में किया गया था जिन्हें पार्क के कारण स्थानांतरित किया गया था। ठीक है ना, और पार्क 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र था, लेकिन 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान में पदोन्नत किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। इसकी कुछ खास बात जैसे कि यह मुख्य रूप से हंगुल या फिर कश्मीर हरिन के लिए जाना जाता है जो एल्क की उप प्रजाति है। पार्क में पाए जाने वाले अन्य जानवरों की प्रजातियों में हिमालयन भूरा भालू, हिमालयन काला भालू, कस्तूरी मृग, हिमालयन सीरो, पीले गले का नेवला और शियार आदि शामिल है दाचिंगम में। और इसके अलावा हिमालयन मोनाल, काली बुलबुल, दाढ़ी वाले गिद्ध, बकवादी और दालचीनी गौरैया को सामान्य पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर कहता है, राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर जो कहते हैं किस नदी से जल प्राप्त करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है। हर एक क्वेश्चन को याद रखेंगे और डिटेल्स में भी जाएंगे ताकि और क्वेश्चन के आंसर हमें मिल सके। ठीक है ना, तो ये एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? आपके ऑप्शन है ए सतलज नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी सतलज और ब्यास नदी। दोस्तों, राजस्थान नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है वो किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो वो करती है सतलज और ब्यास नदी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। कैसे? डिटेल्स में जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्देश्य हिमालय के पानी से पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि की सिंचाई करना और इस क्षेत्र के करोड़ों निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। नहर की कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है और गांधी फील्ड नहर जो कि IGFC 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। ठीक है ना, इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से है। याद रखेंगे, हरिके बैराज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और
यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और इंदिरा गांधी फीडर 445 किलोमीटर की पूंछ से लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर शुरू होती है, जो श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों से होकर गुजरती है और जैसलमेर के मोहनगढ़ से में समाप्त हो जाती है। नहर के पहले जो राजस्थान नहर है के रूप में जाना जाता था, याद रखेंगे, राजस्थान नहर को ही इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है, सतलज और ब्यास नदी से पानी लाती है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप में, जैसे इंदिरा गांधी कैनल ये है, ये जो है इंदिरा गांधी, और ये पंजाब हरियाणा हर के बाद राजस्थान से ये गुजरती है, इसी को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ठीक है ना, याद रखेंगे, भारत के ऊपरी साइड में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, रुद्रसागर झील जो होगी किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार एग्जाम्स में देखा गया है। रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। ठीक है ना दोस्तों, डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में कहता है, रुद्रसागर झील जो त्रिपुरा राज्य में है, यह झील त्रिपुरा की राजधानी से लगभग 52 किलोमीटर दूर है और यह एक प्राकृतिक अवसादन जलाशय है। यह झील नौआचेरा, दुर्लभ नारायण चेरा और केमताली चेरा जैसे 3 बारहमासी धाराओं से होकर बहती है रुद्रसागर झील। ठीक है ना, और पॉइंट्स में जानेंगे। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील स्थित है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील ने नौका दौड़ और तैराकी प्रतियोगिता के साथ 15 सितंबर 2019 को 3 दिवसीय पारंपरिक नेहर महल जल उत्सव का समापन हुआ था और वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने नौका दौड़ की हरी झंडी दिखाई थी और नेहर महल 1930 में जो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानी के द्वारा रुद्रसागर झील के मध्य में बनाया गया था, एक जल महल है जहाँ उनका ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट मुगल शैली की वास्तुकला से प्रेरित होता है। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे रुद्रसागर से कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने एक पॉइंट तैयार किया है, जैसे कि रुद्रसागर के नाम के और कुछ झीलें हैं, जैसे कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास भी एक रुद्रसागर झील है, याद रखेंगे, और उत्तरी असम के शिव सागर जिले में भी एक रुद्रसागर झील है। दोनों अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है रुद्रसागर झील के नाम से। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों, सांड की लड़ाई एक प्रमुख खेल है और वो एक राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना, तो किस देश का, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन से। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके ऑप्शन से ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रीस, या फिर ऑप्शन डी स्पेन। तो दोस्तों, ये है सांड की लड़ाई, और सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो स्पेन की है। किसकी है? स्पेन देश की नेशनल गेम है। कौन सा देश? स्पेन। ठीक है ना, डिटेल्स में जानेंगे कैसे। इसे बुल फाइटिंग्स भी कहते हैं, जैसे कि सांड की लड़ाई या फिर बुल फाइटिंग स्पेन और कई अपने स्पेनिश भाषी देशों का राष्ट्रीय खेल है। यह खेल मुख्य रूप से स्पेन के साथ साथ मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला जैसे देशों में खेला जाता है, लेकिन मुख्यतः हमें स्पेन याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं की पॉइंट्स में। इसके की पॉइंट्स में कहता है, बुल फाइटिंग स्पेन और कई स्पेनिश भाषी देशों का राष्ट्रीय खेल है। खेलों में क्या होता है, एक बैल को एक रेत के मैदान में एक मैटाडोर द्वारा औपचारिक रूप से लड़ाया जाता है और आमतौर पर कई लोगों की मौत भी हो जाती है। बुल फाइटिंग का सबसे प्रसिद्ध रूप स्पेनिश शैली बुल फाइटिंग है, जिसका अभ्यास स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पेरू में भी किया जाता है। बुल फाइटिंग की गेम। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस खेल में क्या होता है, इस खेल में एक बैल को रेत के मैदान में एक मैटाडोर, ये मैंने बता दिया था, रूप से लड़ाया जाता है। इस खेल में मनुष्य जानवर से लड़ते हुए बैल के साथ शारीरिक लड़ाई करते हैं ताकि उसे हरा सके या फिर मार सके बैल को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है गुरुमुखी लिपि किस गुरु द्वारा विकसित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु रामदास, या फिर ऑप्शन डी गुरु नानक देव। दोस्तों, गुरुमुखी लिपि जो किस द्वारा विकसित की गई थी, किस गुरु द्वारा? तो वो गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की विकसित की थी।
ठीक है ना दोस्तों। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। गुरु अंगद देव सिख धर्म के 10 मानक गुरुओं में से दिव्य दूत में दूसरे थे और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के वर्तमान स्वरूप का आविष्कार किया था। यह पंजाबी भाषा लिखने का माध्यम बन गया जिसमें गुरुओं के भजन व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। आगे गुरुमुखी लिपि को सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव ने विकसित किया था। डिटेल्स में गुरु अंगद ने 16वीं शताब्दी के मध्य में गुरु लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि का शाब्दिक अर्थ है गुरु के मुख से। ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि का विकास लहंदा लिपि से हुआ था और गुरुमुखी लिपि में सिख धर्म का प्राथमिक धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखा गया है, याद रखेंगे। आगे कुछ पॉइंट्स में और जानेंगे। गुरुमुखी लिपि में आधुनिक रूप से 35 मूल अक्षर हैं। भारत में पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में पंजाबी भाषा लिखने के लिए शाही मुखी जो लिपि का इस्तेमाल किया जाता है और गुरुमुखी लिपि से डोगरी और सिंधी लिपि भी विकसित हुई है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि से और गुरु अंगद देव से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। एलपी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और बार बार रिपीट भी किया जाता है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए हनुमान की पूजा करते थे, ऑप्शन बी काली की पूजा करते थे, ऑप्शन सी अयप्पा की पूजा करते थे या फिर ऑप्शन डी पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे वे थे पशुपति। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे डिटेल्स में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहर मुख्य रूप से चौक और आकार की थी और एक पत्थर जिसे स्टियाटाइट सेलखड़ी कहा जाता है से निर्मित थी। इस मोहर से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का अंदाजा मिलता है। मुख्य नर देवता पशुपति थे। आदि शिव 3 चेहरों और 2 सिंगों के साथ एक यौगिक मुद्रा आसान में मोहरों पर दर्शाए गए थे। वह 4 पशु हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस थे से घिरे हुए थे और उनके पैरों पर 2 हिरन दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का विस्तृत थी, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। याद रखने कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि सामाजिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है, याद रखेंगे। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रीन पैटर्न और नगर नियोजन शामिल भी है किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। उन्हें समाज में समानता प्राप्त थी, याद रखेंगे। और धार्मिक तथ्य के बारे में जानेंगे। मातृदेवी या शक्ति मातृदेवी है, यौनी पूजा और प्रकृति पूजा का विद्यमान थी। वे पीपल आदि वृक्षों की पूजा करते थे, वृक्षों में पीपल पूछा जाता है, याद रखेंगे। और वे अग्नि पूजा जिसे हवन कुंड कहते हैं कोई भी पूजा करते थे। पशुपति महादेव को पशुओं के स्वामी के रूप में जाना जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेंडा और बैल जैसे पशुओं की उपासना भी करते थे। ठीक है ना दोस्तों, धार्मिक तथ्य से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखेंगे। आगे जानेंगे आर्थिक तथ्य के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी। इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। लोथल में एक बंदरगाह मिला था और आयात निर्यात होता था। उसी में कपास का उत्पादन होता था। हड़प्पा संस्कृति में बाट और माप विद्यमान थे जिन्हें लोथल में देखा गया था। बाट चूना पत्थर से लिखड़ी और आदि से बने होते थे और आमतौर पर आकार में घनाकार भी होते थे, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से ये रिलेटेड। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख पुरुष देवता पशुपतिनाथ थे। पशुपतिनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज हुई थी, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, जिसमें योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता को दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में महिलाएं प्राकृतिक तत्वों पशुपति और मातृ देवियों की पूजा करती थी। स्त्री मृण मूर्तियों अधिक मात्रा में मिली हैं जिसके कारण अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव समाज में मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही बहुदेववादी थे, याद रखेंगे। आगे जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ खास बातें, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु और हकड़ा जो प्राचीन सरस्वती के किनारे विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है ना, याद रखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कहा जाता है शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने या फिर ऑप्शन डी बाबर ने। दोस्तों शाही न्याय पाने के लिए जो आगरा में जंजीर-ए-अदल यानी जिंदा पीर किसे कहा जाता है? वो जहांगीर को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डिटेल्स में जानेंगे कैसे।
डिटेल्स में कहता है मुगल बादशाह जो जहांगीर ने आगरा में न्याय की जंजीर यानी जंजीर ए आदिल की स्थापना की थी। जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता है और जहांगीर ने न्याय की घंटी भी स्थापित की थी। ठीक है ना। आगे और भी पॉइंट्स में जानेंगे। जैसे सही उत्तर इसका जहांगीर था। जंजीर ए आदिल की स्थापना जहांगीर ने शाही न्याय चाहने वाले लोगों के लिए की थी और इसकी स्थापना आगरा किले में की गई थी और इसे न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे सभी के सभी पॉइंट्स। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में थे उसके बारे में जानेंगे। ऑप्शंस में कहते हैं शाहजहां। शाहजहां जो था वो अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाह 5वें मुगल सम्राट बना था। शाहजहां ने कंधार को सफियों में पुनः प्राप्त कर लिया था और उसके शासनकाल के दौरान बर्नियर फ्रांसीसी, टैवर्नियर फ्रेंच, जो मेडल्सलो जर्मन और मनुची इतालवी जैसे यात्रियों ने भारत का दौरा किया था शाहजहां ने। याद रखेंगे। आगे जानेंगे अकबर के बारे में जो कि ऑप्शंस में थे। अकबर जो 13 वर्ष की आयु में बैराम खान के संरक्षण में सम्राट बना था और उसने 1556 में हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप सिंह को मान सिंह की कमान वाली मुगल सेना के हाथों में महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा और अकबर ने 1575 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। उसने जजिया एवं तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। याद रखेंगे किसने? अकबर ने जजिया कर और तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे आगे एक ऑप्शन था बाबर। बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से भी जाना जाता है और वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी था। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाई हैं और ये लड़ाई बार बार पूछे जाते हैं, इस लड़ाई को भी याद रखेंगे। पानीपत का जो पहली लड़ाई है वो बाबर ने लड़ी थी किसके? लोधी के खिलाफ। और कब लड़ी थी? 1526 में। बाबर ने खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा था? 1527 में लड़ा था मेवाड़ के राणा सांगा के साथ। ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा था किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। कब? 1528 में। और लास्ट हमारा घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था 1529 में किसके? मोहम्मद लोधी के साथ। ठीक है ना। बाबर की सारी लड़ाई याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब अगले पॉइंट में जानेंगे जहांगीर के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर था, जिसने जिंदा पीर भी कहा जाता है और न्याय के लिए जाना जाता है। जहांगीर जो था वो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है ना। अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर था और जहांगीर ने 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर संभाला था। जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो मिर्जा को हराया था और कैद कर लिया था और जहांगीर ने खुसरो मिर्जा के समर्थक 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे जहांगीर के बारे में ये सब कुछ खास बातें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों पहले जो फिल्म आती थी वो साइलेंट मूवी आती थी, लेकिन जब पहली बार बोलती फिल्म आई, यही आपको बताना है कि वो बोलती फिल्म कौन सी थी जिसमें आवाज़ आया था। तो वो फिल्म थी आपके ऑप्शन से ए आलम आरा थी, ऑप्शन बी किसान कन्या थी, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र थी, या फिर ऑप्शन डी मदर इंडिया थी। दोस्तों भारत में जो निर्मित पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। कौन सी? आलम आरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। आलम आरा भारत में बनी पहली बोलती फिल्म आवाज़ फिल्म है जिसमें आवाज़ दिया गया था। इसका निर्देशन अर्देशिर ईरानी ने किया था। आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी और फिल्म के एक राजकुमार और एक जिप्सी लड़की के बीच की प्रेम कहानी बताती है। यह फिल्म 1929 में अमेरिकी फिल्म शो बोट से प्रेरित थी। याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में कहता है आलम आरा फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का एक गीत है दे दे खुदा के नाम पर, भारतीय सिनेमा का पहला पार्श्व गीत था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब फिल्म की कोई ज्ञात प्रतिलिपि नहीं है। यह पहली बार था कि 78 अभिनेताओं ने फिल्म के लिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। गूगल ने 14 मार्च 2011 को गूगल डूडल प्रकाशित करके फिल्म की रिलीज़ की 80 वर्षगांठ मनाई थी। कब? 2011 में। ठीक है ना, फिल्म रिलीज़ के बाद। आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो कि मूवीज़ थे। किसान कन्या। किसान कन्या क्या है? भारत में स्वदेश निर्मित पहली रंगीन फिल्म है। क्या है? किसान कन्या को रंगीन फिल्म में रिलीज़ किया गया था। याद रखेंगे, इसे मोती गिडवानी ने डायरेक्टेड किया था। आगे है राजा हरिश्चंद्र मूवी। भारत में पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म है। इसे दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था, राजा हरिश्चंद्र, जिसके डायरेक्टर दादा साहब फाल्के थे। मदर इंडिया फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। इसका निर्देशन महबूब खान ने किया था। ठीक है ना। तीनों के तीनों फिल्म इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या था है मुंडा विद्रोह जो उल गुलान का नेता कौन था?
ठीक है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट भी किया जाता है। आपके ऑप्शन से ए सिद्धू, ऑप्शन बी बिरसा, ऑप्शन सी बापट या फिर ऑप्शन डी कोर्रा माल्या। दोस्तों मुंडा विद्रोह जो उल गुलान का नेता कौन था, तो वो था बिरसा, जिसे बिरसा मुंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो है बिरसा मुंडा, ये है बिरसा मुंडा, ठीक है ना दोस्तों। आइए डिटेल्स में जानेंगे। मुंडा विद्रोह जो उपमहाद्वीप में 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने रांची के दक्षिण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उल गुलान, जिसका अर्थ ग्रेट ट्यूलिट है, मुंडा राज और स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहता था। बिरसा मुंडा को अक्सर झारखंड के आदिवासी के निवासियों द्वारा बिरसा भगवान के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और 19वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने इस खूंट खट्टी भूमि प्रणाली को व्यापारियों और साहूकारों के रूप में आने वाले जागीरदारों और ठेकेदारों को द्वारा मिटाया हुआ देखा था। विद्रोह का मुख्य कारण यही था, मुंडा विद्रोह, ठीक है ना दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, और एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट किया जाता है और कहीं ना कहीं मैं जो बताऊंगा उससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको बताना है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। आपके ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र देव के द्वारा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या फिर ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी के द्वारा। तो 1942 में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरी डिटेल्स में जानेंगे कैसे। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या फिर मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड। आगे एक पॉइंट कहता है स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी मतलब के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। किसने, अरुणा आसिफ अली को, याद रखेंगे। और भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगला पॉइंट है मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। याद रखेंगे, साइमन गो बैक किसने कहा था, तो मेहर अली ने कहा था, ठीक है ना। याद रखेंगे, सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है नरेंद्र देव कौन था, तो आचार्य नरेंद्र देव भारतीय समाजवाद के पितामह और प्रवर्तक थे। उनकी शिक्षा फैजाबाद में शुरू हुई थी और इलाहाबाद और बनारस में जारी रही। जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय के लिए कानून की पढ़ाई की थी नरेंद्र देव, ठीक है ना। आगे उनके पॉइंट्स में कहते हैं, हालांकि उनका विद्वान मन असंतुष्ट था। 1921 में उन्होंने काशी विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाना शुरू किया था। कौन, नरेंद्र देव। वह एक इतिहासकार, पुरातत्वविद, धार्मिक विद्वान, दार्शनिक और सांस्कृतिक आलोचक भी थे और उनके अध्ययन में हिंदी, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पाली, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य भाषाओं को कवर किया था। किसने, नरेंद्र देव ने, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अगले ऑप्शन में। अगले ऑप्शन में था राजेंद्र प्रसाद जो ऑप्शन में था वो कौन था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जेहरादाई में हुआ था। ये एक ट्यूटर से घर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे छपरा स्कूल में चल गए थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है ना। कौन, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उन्होंने 1907 में अर्थशास्त्र में एमए पूरा किया था और कॉलेज में रहते हुए वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और डॉन सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी शामिल हो गए, ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया याद रखेंगे। और एमए के बाद उन्होंने विभिन्न संस्थानों में एक शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाया, जिसके बाद उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। किसने, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना। याद रखेंगे, इंटेलिजेंट डॉक्टर कहा जाता है। बाकी है अगले ऑप्शन में जे.बी. कृपलानी। ये कौन थे, तो कृपलानी का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को वर्तमान पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में हैदराबाद में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी
शिक्षा पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में है, और उन्होंने कुछ समय तक शिक्षक के रूप में काम किया था, लेकिन बाद में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उससे नौकरी को छोड़ दिया और वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत प्रेरित हो गए थे। कौन? जे.बी. कृपलानी। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे जे.बी. कृपलानी ने क्या किया था? उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वह शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में गांधी के आश्रमों में भी शामिल हुए थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि जैसे विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से सहायता की थी, भाग लिया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। कौन? जे.बी. कृपलानी। आगे हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, ये आपको बताना है कि रजिया सुल्तान जो है वो कौन थी और किसकी पुत्री थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी के एग्जाम में रिपीट किया जाता है और डिटेल्स में भी जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आपके ऑप्शन से ए कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन बी खरीज खान की, ऑप्शन सी बहलोल लोधी की, या फिर ऑप्शन डी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान वो किसकी पुत्री थी? तो वो थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। किसकी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है ना, आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। 1236 से लेकर 1240 तक शासन करने वाले गुलाम वंश के चौथे सम्राट रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। वह एक शासक के रूप में उसने सुल्ताना के रूप में संबोधित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ सुल्ताना की पत्नी या फिर पत्नी था, और सुल्तान के रूप में संबोधित होने पर जोर दिया गया था। याद रखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। आगे, रजिया का जन्म इल्तुतमिश 1210 से 1236 के घर में हुआ था। एक दयालु पिता जिसने कई बेटों के बाद अपनी पहली बेटी के जन्म का स्वागत करने के लिए भव्य समारोह का आदेश दिया था। उसने उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तिगत रुचि ली, और जब वह 13 साल के हुए तो तब तक वह रजिया के कुशल धनुर्धर और घुड़सवार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जो अक्सर अपने पिता सैन्य अभियानों में अपने पिता के साथ जाती थी। याद रखेंगे, रजिया सुल्तान कौन? अपने पिता इल्तुतमिश के साथ। आगे, इल्तुतमिश अक्सर कहते थे कि मेरी यह बेटी कई बेटों से बेहतर है। एक बार जब वे ग्वालियर किले को घेरेबंदी में व्यस्त थे, उन्होंने दिल्ली में सरकार को रजिया को सौंप दिया था, और उनकी वापसी पर उनके प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था। जब रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया था, करने का फरमान तैयार किया गया था, तब कई रईसों ने अपने आपत्ति व्यक्त की थी कि इनको क्यों बनाया जा रहा है। ठीक ना, आगे जानेंगे। इल्तुतमिश ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, मेरे बेटे युवा अवस्था में भी आनंद में लीन है, और उनमें से कोई भी देश के मामलों को चलाने की क्षमता नहीं रखता है। मेरी मृत्यु के बाद लोगों को एहसास होगा कि मेरे बच्चों में से कोई भी मेरी बेटी रजिया से ज़्यादा मेरे उत्तराधिकारी का योग्य नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान का क्या हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राज्य के रईसों ने उनकी इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बेटे रकुनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। हालांकि सत्ता के बागडोर संभालने के बाद युवा राजा ने खुद को कामुक सुखों की खोज में छोड़ दिया और झुकाव को बढ़ा दिया। जब उन्होंने उसे सोने के सिक्कों को बिखरते हुए बाजारों के माध्यम से हाथी की सवारी करते हुए देखा, तो नागरिकों को गुस्सा आ गया, जिसे देखने के लिए खड़े लोग चिल्ला रहे थे। ठीक है ना, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। मिंजाज ए सिराज अपनी पुस्तक जो तबकात ए नासरी में लिखते थे, राजा पूरी तरह से अपव्यय और दुर्बलता से गुलाम था। एक राज्य अपने भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी। इस स्थिति ने राजा के माता तुर्कान शाह के हस्तक्षेप का मार्ग खोल दिया, और वह एक बेहद ईर्ष्यालु और दबंग व्यक्ति थी, जिसने सिंहासन के सभी संभावित प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। कौन? रजिया सुल्तान। पहला शिकार एक युवा राजकुमार कुतुबुद्दीन था, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद रजिया के जीवन पर असफल प्रयास किया गया था। ठीक है ना, रजिया सुल्तान के बारे में। तब रजिया ने पलटवार करके फैसला किया, और दिल्ली में विद्रोह को कुचलने के बाद रजिया ने शासन के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया था, जो उनके भाई द्वारा 6 महीने के शासन के दौरान पिछड़ गया था। हालांकि अपने पिता की तरह उसका अधिकांश समय विद्रोहियों से लड़ने में व्यतीत होता था। उन्होंने विद्रोहियों को दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पंजाब और मुल्ताना से सेना नेतृत्व किया, लेकिन बठिंडा में अल्तुनिया से हार गई, और अपनी जेल में रहते हुए उससे शादी की, और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया और अपनी जान गंवा दी। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से उनकी बेटी रजिया सुल्तान की मौत हो गई थी। और रजिया के संक्षिप्त शासन ने मिन्हाज, बर्नी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने
समृद्ध प्रशंसा अर्जित की है। उसके महान गुणों का वर्णन करने के बाद वे सहमत थे कि समझदार पुरुषों को उसमें कोई दोष नहीं मिला, सिवाय उसके कि वह एक महिला के रूप में बनाई गई थी। यह सच है कि रजिया अपने ज़माने के पूर्वग्रहों की शिकार थी, लेकिन उन्हें यह साबित कर दिया था कि एक शासक के रूप में वह उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम थी जो उनके उत्तराधिकारी थे। याद रखेंगे दोस्तों। यहीं तक आज का प्रैक्टिस सेट तो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा के पूरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है ना दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। ओके बाय।